ए वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी या बाल विकास के 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके प्रीवियसली एग्जाम्स में यूपी टेट, सुपर टेट, रीट में पूछे जा चुके हैं और आगे आने वाले टेट के एग्जाम में भी आपके लिए बेनिफिशियल होंगे। चलिए हम बात करते हैं। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, मानव विकास को क्षेत्रों में विभाजित किया जा सकता है। ह्यूमन डेवलपमेंट इज डिवाइडेड इनटू एरियाज। ऑप्शन ए शारीरिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक व सामाजिक, फिजिकल, कॉग्निटिव, इमोशनल एंड सोशल। ऑप्शन बी संवेगात्मक, संज्ञानात्मक, आध्यात्मिक और सामाजिक मनोवैज्ञानिक, इमोशनल, कॉग्निटिव, स्पिरिचुअल एंड सोशल साइकोलॉजिस्ट। ऑप्शन सी मनोवैज्ञानिक, संज्ञानात्मक, भावनात्मक और सामाजिक, साइकोलॉजिकल, कॉग्निटिव, इमोशनल एंड सोशल। और ऑप्शन डी है आपका शारीरिक, आध्यात्मिक, संज्ञानात्मक और सामाजिक, फिजिकल, स्पिरिचुअल, कॉग्निटिव एंड सोशल। तो ह्यूमन डेवलपमेंट है उनको हम 4 एरियाज में डिवाइड करते हैं। वो 4 एरियाज हैं आपके फिजिकल, कॉग्निटिव, इमोशनल एंड सोशल। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, बाल मनोविज्ञान के आधार पर कौन सा कथन सर्वोत्तम है? विच स्टेटमेंट इज द बेस्ट बेस्ड ऑन द चाइल्ड साइकोलॉजी? प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है, एवरी चाइल्ड इज यूनिक। कुछ बच्चे विशिष्ट होते हैं, सब चिल्ड्रन आर स्पेशल। सारे बच्चे एक जैसे होते हैं, ऑल चिल्ड्रन आर द सेम। कुछ बच्चे एक जैसे होते हैं, सम चिल्ड्रन आर अलाइक। तो आपका यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट होगा, एवरी चाइल्ड इज यूनिक। प्रत्येक बच्चा अपने आप में विशिष्ट है। वो विशिष्टताएँ, उनका यूनिकनेस, उनकी पर्सनालिटी, उनके इंडिविजुअल डिफरेंसेस, उनके इंटेलिजेंस, उनके फिजिकल, इमोशनल, सोशल, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, तो वो कोई भी डेवलपमेंट हो सकते हैं। अगला है आपका मानव विकास है या ह्यूमन डेवलपमेंट, मात्रात्मक, क्वांटिटिव, गुणात्मक, क्वालिटेटिव। ऑप्शन सी कुछ सीमा तक अमापनीय, अनमेजरेबल टू सम एक्सटेंट। ऑप्शन डी आपका बोथ ए एंड बी। तो ह्यूमन डेवलपमेंट आपका क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव दोनों होता है, तो आपका यहाँ पर ऑप्शन डी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, मनोविज्ञान प्रारंभ में किस विषय का अंग था? साइकोलॉजी वाज इनिशियली ए पार्ट ऑफ दिस सब्जेक्ट। जब स्टार्टिंग में आपका मनोविज्ञान या साइको सब्जेक्ट बना था, तो उससे पहले वो कौन सी सब्जेक्ट का ब्रांच था उसकी बात यहाँ पे की जा रही है। ऑप्शन ए दर्शन शास्त्र, फिलॉसफी। ऑप्शन बी नीति शास्त्र, एथिक्स। ऑप्शन सी लॉजिक, तर्कशास्त्र। ऑप्शन डी भौतिकी। तो स्टार्टिंग में मनोविज्ञान दर्शन शास्त्र की एक ब्रांच के रूप में स्टडी किया जाता था, लेकिन जब मनोविज्ञान विषय बना तो एक इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट के रूप में इसका उदय हुआ था। तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा, फिलॉसफी। प्रारंभ में मनोविज्ञान दर्शन शास्त्र की एक शाखा के रूप में था। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, मनोविज्ञान के शिक्षा के क्षेत्र में सबसे बड़ा योगदान है। द बिगेस्ट कंट्रीब्यूशन ऑफ साइकोलॉजी इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन इज। ऑप्शन ए विषम केंद्रित शिक्षा, हेट्रोजीनियस सेंटर्ड। ऑप्शन बी शिक्षक केंद्रित, टीचर सेंटर्ड। ऑप्शन सी एक्टिविटी सेंटर्ड। ऑप्शन डी चाइल्ड सेंटर्ड। तो मनोविज्ञान का शिक्षा के क्षेत्र में जो सबसे बड़ा योगदान है वो है चाइल्ड सेंटर्ड। यहाँ पर बात की जाती है, हम जो बच्चे को टीचिंग करेंगे या बच्चे को जो एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे वो उनके अकॉर्डिंग उनको हम प्रोवाइड करेंगे। उनके इंटरेस्ट क्या है, उनकी नीड क्या है और वो किस में वहाँ पर या किसके थ्रू वो मोटिवेट होते हैं। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट होगा, बाल केंद्रित। द बिगेस्ट कंट्रीब्यूशन ऑफ द साइकोलॉजी इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन इज चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन। ऑप्शन 6, क्वेश्चन 6 है हमारा, 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी कहा जाता है, एक कथन किसका है? और ये आपके डेफिनेशन टेट के एग्जाम में कई बार रिपीट हुई है। द 20th century is called the century of the child. This definition is given by ऑप्शन ए स्किनर, ऑप्शन बी एडलर, ऑप्शन सी क्रू एंड क्रू, ऑप्शन डी वॉटसन। तो ये डेफिनेशन है आपकी क्रू एंड क्रू की, 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी कहा जाता है। The 20th century is called the century of child. Definition is given by Crew and Crew. क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा यहाँ पर,
नर्सरी कक्षा में शुरुआत करने के लिए कौन सी विषय वस्तु सबसे अच्छी है? व्हाट इज़ द बेस्ट थीम टू स्टार्ट इन नर्सरी क्लास? ऑप्शन ए माय डियर फ्रेंड्स, ऑप्शन बी माय नेबर्स, ऑप्शन सी माय फैमिली, ऑप्शन डी माय स्कूल। ऑप्शन ए मेरे प्रिय मित्र, ऑप्शन बी हमारे पड़ोसी, ऑप्शन सी हमारा परिवार, ऑप्शन सी डी स्कूल। तो जब हम नर्सरी क्लास की बात करते हैं, जब बच्चा फर्स्ट टाइम स्कूल में जाता है तो उसके लिए सबसे बेस्ट थीम होती है उसकी फैमिली। क्यों? क्योंकि बच्चा फैमिली में ही ग्रो अप होता है, फैमिली में उसका लालन पालन होता है, तो वो फैमिली को बहुत ज़्यादा डीपली, बहुत ज़्यादा करीब से जानता है और उनके जितने भी रिलेशन होते हैं उनको वो समझता है। तो बच्चे को सबसे पहले नर्सरी क्लास में हम उसके फैमिली से अवेयर कराएंगे, उस टॉपिक से उसको आगे बढ़ाएंगे। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पर करेक्ट होगा। द फैमिली इज़ द बेस्ट थीम टू द स्टार्ट इन नर्सरी क्लास। नर्सरी कक्षा में शुरुआत करने के लिए सबसे अच्छी विषय वस्तु उसका परिवार है। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, एक कक्षा में बच्चों में भाषा कौशल का विकास किस क्रम में होना चाहिए? इन व्हाट ऑर्डर शुड लैंग्वेज स्किल डेवलप इन चाइल्ड इन ए क्लासरूम? ऑप्शन ए लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग, ऑप्शन बी राइटिंग, रीडिंग, लिसनिंग एंड स्पीकिंग, ऑप्शन सी लिसनिंग, राइटिंग, स्पीकिंग एंड रीडिंग, ऑप्शन डी राइटिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड लिसनिंग। तो जब हम बात करते हैं लैंग्वेज डेवलपमेंट की, ठीक है, तो लैंग्वेज डेवलपमेंट में सबसे पहला आपका ऑप्शन करेक्ट होगा। लिसनिंग पहले सुनना, फिर स्पीकिंग बोलना, फिर रीडिंग पढ़ना, उसके बाद लिखना। तो ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट होगा। लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग शुड लैंग्वेज स्किल डेवलप इन चाइल्ड इन ए क्लासरूम। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा यहाँ पर, मानव व्यक्तित्व का परिणाम है। ह्यूमन पर्सनालिटी इज द रिजल्ट ऑफ हेरिडिटी ओनली, वंशानुक्रम, ऑप्शन बी अपब्रिंगिंग, द एजुकेशन, शिक्षा और लालन पालन, ऑप्शन सी इंटरेक्शन ऑफ हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट, वंशानुक्रम और वातावरण की अंतःक्रिया, ऑप्शन डी इन्वायरमेंट ओनली, या केवल पर्यावरण। तो जो हमारी पर्सनालिटी होती है, ह्यूमन पर्सनालिटी होती है, वो इंटरेक्शन होता है हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट का, वंशानुक्रम और वातावरण की अंतःक्रिया के फलस्वरूप हमारे व्यक्तित्व का निर्माण होता है। ऑप्शन से आपका यहाँ पर करेक्ट होगा। ह्यूमन पर्सनालिटी इज द रिजल्ट ऑफ इंटरेक्शन ऑफ हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा यहाँ पर, कक्षा 1 और कक्षा 2 स्तर के बच्चे, चिल्ड्रन ऑफ क्लास 1 एंड 2, ऑप्शन ए अमूर्त अनुभवों से सीखते हैं, लर्न्स क्विकली फ्रॉम अब्स्ट्रैक्ट एक्सपीरियंसेस, ऑप्शन बी मूर्त अनुभवों से सीखते हैं, लर्न्स क्विकली फ्रॉम कॉन्क्रीट एक्सपीरियंसेस, ऑप्शन सी पढ़कर शीघ्र सीखते हैं, लर्न क्विकली फ्रॉम बाय रीडिंग, ऑप्शन डी लिखकर शीघ्र सीखते हैं, लर्न्स क्विकली बाय राइटिंग। तो जो क्लास फर्स्ट और सेकंड के बच्चे हमारे होते हैं वो सीखते हैं मूर्त अनुभवों के द्वारा। ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा, लर्न्स क्विकली फ्रॉम कॉन्क्रीट एक्सपीरियंसेस। छोटे बच्चे जब होते हैं तो हम उनको, जो हमारे टीचिंग एड्स होते हैं, टीएलएम होते हैं, जब हम उनको ऑब्जेक्ट दिखाते हैं तब वो उन चीज़ों को सीखते हैं। क्यों? क्योंकि छोटे बच्चों के कॉन्सेप्ट इतने ज़्यादा डेवलप नहीं हुए होते हैं, तो उनके कॉन्सेप्ट को डेवलप करने के लिए हम उनको उनके फिगर दिखाते हैं, उनकी आकृतियाँ दिखाते हैं, जिनसे कि बच्चे समझ पाएँ कि रियल वे में वो हम उनको क्या सिखाना चाहते हैं वहाँ पर। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम बच्चे को स्टार्टिंग में फलों के नाम सिखाते हैं, तो हम उनको जब फल का नाम बताते हैं तो उसका अगर हम रियल ऑब्जेक्ट दिखाते हैं, हम उसका टीएलएम दिखाते हैं, तो बच्चे का कॉन्सेप्ट वहाँ पर क्लियर होता है और बच्चा कॉन्क्रीट वे में अच्छे से लर्न करता है। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा, निम्न में से क्या सृजनशीलता का प्रमुख तत्व नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए की और ए मेजर एलिमेंट ऑफ क्रिएटिविटी? लचीलापन, फ्लेक्सिबिलिटी, ऑप्शन बी डिसिप्लिन, अनुशासन, ऑप्शन सी मौलिकता, ओरिजिनलिटी, ऑप्शन डी धारा प्रवाहिता, फ्लुएंसी। तो जब हम बात करते हैं क्रिएटिविटी की, तो क्रिएटिविटी में फ्लेक्सिबिलिटी होती है, ओरिजिनलिटी होती है और फ्लुएंसी भी होती है। तो आपका यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, अनुशासन। जो आपका डिसिप्लिन है वो आपका मेजर एलिमेंट नहीं है क्रिएटिविटी का, और आपका
फ्लेक्सिबिलिटी, ओरिजिनलिटी और फ्लुएंसी, ये आपके मेजर एलिमेंट हैं क्रिएटिविटी के या सृजनात्मकता के प्रमुख तत्व हैं। क्वेश्चन नंबर 12 की हम बात करते हैं। क्रोध, प्रेम, भय आदि में भिन्नता को क्या कहते हैं? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एंगर, लव, फियर, कल्ट? शारीरिक भिन्नता, फिजिकल डिफरेंसेस। ऑप्शन बी सांवेगिक भिन्नता, इमोशनल डिफरेंसेस। ऑप्शन सी व्यक्तिगत भिन्नता, पर्सनालिटी डिफरेंसेस। ऑप्शन डी इंटेलेक्चुअल डिफरेंसेस या बौद्धिक भिन्नता। जब हम बात करते हैं क्रोध, प्रेम, भय आदि में जो भिन्नता होती है उसको हम बोलते हैं इमोशनल डिफरेंसेस या सांवेगिक भिन्नता। क्वेश्चन नंबर 13 की हम बात करते हैं। अधिगम वक्र में पठार बनता है इफ रिलेटिव इज इन द लर्निंग कर्व इज फॉर्म्ड। ऑप्शन ए अभिप्रेरणा के कारण ड्यू टू मोटिवेशन। ऑप्शन बी अभिरुचि के कारण ड्यू टू इंटरेस्ट। ऑप्शन सी थकान के कारण ड्यू टू फैटिग। ऑप्शन डी परिपक्वता के कारण ड्यू टू मैच्योरिटी। तो जो अधिगम का वक्र है आपका, लर्निंग कर्व है, वह फ्लेटिव बनता है, आपका पठार बनता है, वो बनता है थकान के कारण या आपके ड्यू टू फटीग। देखो मोटिवेशन के थ्रू तो आपका जो लर्निंग कर्व वो बनेगा नहीं, आपका लर्निंग ग्राफ ऊपर बढ़ेगा। जब आपकी रुचि होगी तब भी आपका लर्निंग ग्राफ ऊपर बढ़ेगा और आप मैच्योर हो जाएंगे तब भी आपका जो ग्राफ होता है वो ऊपर बढ़ता जाएगा। लेकिन क्लास में एक ऐसी कंडीशन आती है जब आप बोर्डम फील करते हैं या जब आप फिजिकली और मेंटली आप फटीग में होते हैं, तब जो आपकी लर्निंग होती है वो एक जगह पर रुक जाती है और वो लर्निंग आगे नहीं बढ़ती है और एक प्लेट या प्लेटो के फॉर्म में या पठार के रूप में रहती है, तो हमारी लर्निंग आगे रेस नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 14 की हम बात करते हैं। यहाँ पर एक शिक्षक शिक्षा में प्रभावी अधिगम को निम्न में से किसके द्वारा बढ़ा सकता है? A teacher can enhance effective learning in the classroom by ऑप्शन ए पुरस्कार देकर, गिविंग रिवार्ड। ऑप्शन बी बार बार परीक्षा लेकर, कंडक्टिंग फ्रिक्वेंट टेस्ट। ऑप्शन सी विषय वस्तु को वास्तविक जीवन स्थितियों से संबंधित करके, रिलेटिंग द कंटेंट टू द रियल लाइफ सिचुएशन। ऑप्शन डी अभिप्रेरणा और मोटिवेशन। तो जब हम बात करते हैं यहाँ पर लर्निंग की, तो जो लर्निंग क्या होता है, अधिगम आपके बिहेवियर में चेंजेस होते हैं या नया ज्ञान, व्यवहार, कौशल, आपके दृष्टिकोण, आपके मूल्य, आपकी समझ को विकसित करते हैं, बढ़ाते हैं, या इट इज़ ए प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग न्यू नॉलेज, बिहेवियर, स्किल, एटीट्यूड, वैल्यूज़ एंड अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, तो यहाँ पर शिक्षक के द्वारा यहाँ पे क्या होगा, विषय वस्तु को वास्तविक जीवन स्थितियों से संबंधित करके बताना, रिलेटिंग द कंटेंट टू द रियल लाइफ सिचुएशन। देखो पुरस्कार देकर हम जो लर्निंग है उसको इफेक्टिव कर सकते हैं, लेकिन उसका भी एक टाइम रहता है, पीरियड रहता है, ड्यूरेशन रहता है। हम बार बार पुरस्कार के थ्रू लर्निंग को ज़्यादा इफेक्टिव नहीं बना सकते हैं। बार बार परीक्षा लेने से भी बच्चों में बोर्डम फील होगा, बच्चे उसके परिणाम स्टार्टिंग में तो आपको पॉजिटिव मिलेंगे, लेकिन हम बार बार जब एग्ज़ाम लेंगे तो हमको जो हम एक्सपेक्ट करेंगे वो हमारी एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं होंगी। वहाँ पर मोटिवेशन का भी रोल रहता है, लेकिन मोटिवेशन का भी रोल एक डेफिनेट टाइम के लिए रहता है। लेकिन जब हम बच्चे को क्लासरूम में टीचिंग करते हैं, उसको सिखाते हैं, तो अगर उसके कंटेंट को हम रियल लाइफ सिचुएशन से ऐड करते हैं तो वो बच्चे वहाँ पर ईजिली सीखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 की हम बात करते हैं। इनमें से कौन सा एनसीएफ का परिप्रेक्ष्य नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पर्सपेक्टिव ऑफ एनसीएफ नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005? ऑप्शन ए रटंत्र प्रणाली को हतोत्साहित करना, टू डिस्करेज रूट लर्निंग और मेथड। ऑप्शन बी किताबी शिक्षा पर जोर देना, टू एम्फेसिस ऑन बुकिश लर्निंग और नॉलेज। शिक्षा को वास्तविक जीवन से जोड़ना, टू कनेक्ट लर्निंग विद रियल लाइफ सिचुएशन। ऑप्शन डी पाठ्य पुस्तक तक सीमित ना रहना, टू गो बियॉन्ड द टेक्स्ट बुक। तो यहाँ पर जब हम एनसीएफ की बात करते हैं तो एनसीएफ ने जो अपने पर्सपेक्टिव में कहा है कि हमारी जो लर्निंग है, ठीक है, उसको रोट मेथड के थ्रू जो हमारी रटंत्र प्रणाली है उससे हमको अलग करना है, बच्चे के लर्निंग को वास्तविक जीवन से जोड़ना है और पाठ्य पुस्तक तक सीमित ना रहकर उनको उनके इन्वायरमेंट, उनके आस पड़ोस, उनके लोकल एरिया में भी हमको इन्वॉल्व करना है।
तो ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट होगा, किताबी शिक्षा पर जोर देना। ये एनसीएफ का पर्सपेक्टिव नहीं है, इन्होंने बुकिश नॉलेज को ज़्यादा एम्फेसिस नहीं दिया है। क्वेश्चन नंबर 16 की हम बात करते हैं यहाँ पर, निम्न में से कौन से मनोवैज्ञानिक भाषा विकास के सिद्धांत से जुड़े हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग साइकोलॉजिस्ट आर एसोसिएटेड विद डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज? ऑप्शन ए बिने, ऑप्शन बी चॉम्स्की, ऑप्शन सी ब्रूनर, ऑप्शन डी मास्लो। तो यहाँ पर हम जब बात करते हैं डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज की या भाषा के विकास की, तो यहाँ पे नाम आता है नोआम चॉम्स्की का, ठीक है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा यहाँ पर। और नोआम चॉम्स्की को फादर ऑफ मॉडर्न लिंग्विस्टिक भी कहा जाता है। इसके साथ साथ जब हम बिने की बात करते हैं तो बिने जाने जाते हैं इंटेलिजेंस टेस्ट के लिए, ब्रूनर जाने जाते हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी के लिए, और मास्लो जाने जाते हैं नीड थ्योरी के लिए। क्वेश्चन नंबर 17 की हम बात करते हैं, समावेशी शिक्षा के पीछे तर्क है। व्हाट इज द रीजनल बिहाइंड इंक्लूसिव एजुकेशन? ऑप्शन ए सभी को सम्मिलित किया जाना चाहिए, एवरीवन शुड बी इंक्लूडेड। ऑप्शन बी सभी को सुविधाएं दी जानी चाहिए, एवरीवन शुड बी गिवन फैसिलिटीज। ऑप्शन सी सभी को मुफ्त शिक्षा दी जानी चाहिए, एवरीवन शुड बी गिवन फ्री एजुकेशन। ऑप्शन डी यह समावेशन क्षमता पर आधारित होना चाहिए, इंक्लूजन शुड बी बेस्ड ऑन एबिलिटीज। तो आपका यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट होगा, सभी को सम्मिलित किया जाए, एवरीवन शुड बी इंक्लूडेड। देखो जब हम बात करते हैं इंक्लूसिव एजुकेशन की, तो उसका एक नारा है, उसका एक स्लोगन है, वेलकम ऑल द स्टूडेंट्स विदाउट डिस्क्रिमिनेशन इनटू द रेगुलर स्कूल। सभी बच्चों को बिना किसी भेदभाव के रेगुलर स्कूल में उनका स्वागत किया जाना चाहिए। तो ऑप्शन ये आपका करेक्ट होगा, सभी को सम्मिलित किया जाना चाहिए। वो बच्चे आपके किसी भी डिसेबिलिटीज़ के हों, एडमिशन कहाँ देना है, नॉर्मल स्कूल में देना है, उनको ट्रीटमेंट इक्वली देना है, और कोई भी डिस्क्रिमिनेशन हमको यहाँ पर नहीं करना है। क्वेश्चन नंबर 18 की हम बात करते हैं, द कंडीशंस ऑफ लर्निंग पुस्तक के लेखक हैं। द कंडीशंस ऑफ लर्निंग बुक इज रिटन बाय, ये लास्ट टाइम आपके टेट के एग्जाम में पूछी गई है, ठीक है। और इससे पहले वाला क्वेश्चन था जो इंक्लूसिव एजुकेशन का, वो भी क्वेश्चन आपका 2 बार रिपीट हुआ है यूपी टेट के एग्जाम में। तो आपको यहाँ पे बताना है द कंडीशंस ऑफ लर्निंग पुस्तक के लेखक कौन है? द कंडीशंस ऑफ लर्निंग बुक इज रिटन बाय, ऑप्शन ए थॉर्नडाइक, ऑप्शन बी स्किनर, ऑप्शन सी रॉबर्ट एम गैने, ऑप्शन डी पावलोव। तो कंडीशंस ऑफ लर्निंग बुक इज रिटन बाय रॉबर्ट एम गैने। थॉर्नडाइक के द्वारा जो बुक लिखी गई है वो बुक है आपकी एनिमल इंटेलिजेंस। स्किनर के द्वारा बुक लिखी गई है आपकी वर्बल बिहेवियर। पावलोव के द्वारा जो बुक लिखी गई है वो है कंडीशनड रिफ्लेक्स। क्वेश्चन नंबर 19 की हम बात करते हैं यहाँ पर, व्यक्तित्व के शील गुण उपागम की मान्यता है, ट्रेट अप्रोच और पर्सनालिटी एज्यूम्स दैट। ऑप्शन ए व्यक्ति अचेतन भावनात्मक संघर्षों से प्रेरित होते हैं, पीपल्स आर मोटिवेटेड बाय अनकॉन्शियस इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट। ऑप्शन बी प्रत्येक व्यक्ति की स्थिर व्यक्तित्व विशेषताएं होती हैं, ईच इंडिविजुअल हैज स्टेबल पर्सनालिटी कैरेक्टरिस्टिक। ऑप्शन सी लोगों के विचार और विश्वास व्यक्ति के लिए केंद्रीय हैं, पीपल्स थॉट एंड बिलीव्स आर सेंट्रल टू द पर्सनालिटी। लोगों में आत्म वास्तविक बनने की एक सहज प्रवृत्ति होती है, पीपल हैव ए नेट टेंडेंसी टू बिकम सेल्फ एक्चुअलाइज्ड। तो आपका यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट होगा, प्रत्येक व्यक्ति की स्थिर व्यक्तित्व विशेषताएं होती हैं, ईच इंडिविजुअल हैज़ स्टेबल पर्सनालिटी कैरेक्टरिस्टिक। जब हम बात करते हैं पर्सनालिटी के अप्रोच की, तो 3 टाइप के अप्रोच होते हैं आपके। टाइप अप्रोच जो कि आपके मेनली बॉडीली कैरेक्टरिस्टिक के ऊपर बिलोंग करते हैं। दूसरा आपके होते हैं ट्रेट अप्रोच, जो आपके साइकोलॉजिकल ट्रेट्स होते हैं, जो मनोवैज्ञानिक गुण होते हैं आपके, उनके ऊपर डिपेंड करते हैं। तीसरा आपका होता है टाइप कम ट्रेट अप्रोच। तो यहाँ पर ट्रेट अप्रोच का क्वेश्चन है आपका, ट्रेट अप्रोच और पर्सनालिटी एज्यूम्स दैट, व्यक्तित्व के शील गुण उपागम की मान्यता है कि प्रत्येक व्यक्ति की स्थिर व्यक्तित्व विशेषताएं होती हैं। फॉर एग्जाम्पल हम बात करते हैं स्टेबल कैरेक्टरिस्टिक की, यह विशिष्ट मनोवैज्ञानिक विशेषताओं पर केंद्रित होती हैं। फॉर एग्जाम्पल जब हम व्यक्तियों की बात करते हैं, एक व्यक्ति कम शर्मीला हो सकता है और दूसरा व्यक्ति अधिक शर्मीला हो सकता है। ये आपकी कैरेक्टरिस्टिक होती हैं जो आपके ट्रेट अप्रोच के अंदर
के अंडर में आती हैं। लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, निम्न में से कौन सा सिद्धांत परिणामों द्वारा सीखने से संबंधित है? विच ऑफ द फॉलोइंग थ्योरी इज रिलेटेड टू द लर्निंग बाय कॉन्सिक्वेंस? ऑप्शन ए क्रिया प्रसूत का सिद्धांत, ऑपरेंट कंडीशनिंग जो दी गई है आपकी BF स्किनर के द्वारा। दूसरा है आपका अंतर्दृष्टि सिद्धांत या इनसाइड लर्निंग जो दी गई है आपकी कोहलर के द्वारा। ऑप्शन सी शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत क्लासिकल कंडीशनिंग जो दी गई है पावलोव के द्वारा। ऑप्शन डी कॉग्निटिव लर्निंग जो दी गई है आपकी ब्रूनर और जीन पियाजे के द्वारा। तो आपको यहाँ पर बताना है कौन सा सिद्धांत परिणामों पर आधारित सीखने से संबंधित हैं। तो यहाँ पर आपका परिणामों के आधार पर सीखने से संबंधित है ऑप्शन ए क्रिया प्रसूत का सिद्धांत या जिनको हम बोलते हैं ऑपरेंट कंडीशनिंग। जो ऑपरेंट कंडीशनिंग है एक क्रिया प्रसूत का सिद्धांत है। एक क्रिया प्रसूत अनुबंधन हमारे व्यवहार के परिणामों से सीखने में शामिल होती हैं। तो इस वीडियो में हमने डिस्कस किए हैं चाइल्ड डेवलपमेंट के 20 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और मैक्सिमम क्वेश्चंस आपके 2011 से लेकर अब लास्ट प्रीवियसली जो टेट का एग्ज़ाम हुआ है वहाँ पे आपसे रिपीट हुए हैं और होप आपको आगे आने वाले एग्ज़ाम में भी क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। तो आप यहाँ लास्ट में बताएंगे कि आपके कितने रिस्पॉन्स यहाँ पे राइट हो रहे थे और नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे नए क्वेश्चंस के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू।